Welcome to RS पाठशाला फ्रेंड्स। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से अपन तैयारी करते हैं RS प्री और मेंस एग्जाम्स की। ओके, और हमारी तैयारी करने का तरीका क्या होता है, हम एक बढ़िया से रेफरेंस बुक उठाते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं और बुक के साथ साथ अपन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी करते हैं। ओके, तो अभी अपन पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। और वो कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं? भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो पढ़ रहे हैं हम एम लक्ष्मीकांत सर की बुक से। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसका 7th एडिशन मार्केट से ले आओ। मात्र 700 रुपये लगेंगे आपके और आपको एक अच्छी बुक मिल जाएगी। इसके अलावा आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको पढ़ाऊं तो आप अपनी बुक अपने सामने रख के ही बैठिए और चीजों को तब चीजें आपको बेटर समझ में आएगी। तो जैसा कि आपने देखा पिछली वीडियोस में, अपन पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी अपन पढ़ रहे हैं मूल अधिकार। तो बताइए, मूल अधिकार संविधान के कौन से पार्ट में है? अभी तक तो आपको पता चल गया होगा, ये है भाग 3 में। और फर्दर मैं आपको पूछूं कि ये कौन से आर्टिकल में भाग 3 के अंतर्गत आते हैं, तो बताइए। हाँ, बिल्कुल सही, ये आते हैं आर्टिकल 12 से 35 में। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आप इन सब क्वेश्चनों के आंसर आपको जरूर आते होंगे। और अभी तक अपन ने पढ़ लिया आर्टिकल 12 to 18। ओके, तो मूल संविधान में हमें 7 मूल अधिकार दिए गए थे। अभी हमारे पास कितने मूल अधिकार है? 6। उसमें अपन समता का अधिकार पढ़ चुके हैं। समता का अधिकार कौन कौन से आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल 14 to 18 में। ओके, अभी अपन पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? स्वतंत्रता का, फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये स्वतंत्रता का अधिकार है, ये कौन से आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो बताइए। ये है आर्टिकल 19 से लेकर 22 में। ठीक है, और ये आर्टिकल 19 आज हमारा टॉपिक होने वाला है। इस 19 में 7 टाइप्स की स्वतंत्रताएं हमें दी गई है। ओके, 7 टाइप की स्वतंत्रताएं दी गई है, जिसमें पहली है बोलने की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी आप अपने को अभिव्यक्त कर सकते हो, आपको जो विचार सही लगे उसके बारे में बोल सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसको डिटेल में अपन आगे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आर्टिकल 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब समझते हैं आर्टिकल 19 को डिटेल से। सबसे पहले एक बात हमें समझनी चाहिए कि आर्टिकल 19 है वो हमें राज्य द्वारा की गई स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप के विरुद्ध अधिकार देता है, न कि व्यक्तिगत। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अगर राज्य कोई ऐसा काम करता है जिससे हमारे आर्टिकल 19 का उल्लंघन होता है, तो हम जाके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसके लिए हम बोल सकते हैं कि हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दी गई है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारी इन स्वतंत्रता को बाधित करता है ना, तो ये हमारे मूल अधिकारों का हनन नहीं माना जाएगा। तो इसके लिए अलग से कानून बने हुए हैं, उस कानून के तहत इस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा या सजा दी जाएगी और आपकी स्वतंत्रता को बहाल किया जाएगा। ये जो अपन आर्टिकल 19 पढ़ रहे हैं, ये हमें राज्य द्वारा किए गए अतिक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ये आप अपने माइंड में रखिए। ओके, अब देखिए, अब हमारा जो आर्टिकल 19 है उसमें टोटल 6 क्लोज है। अब क्लोज या धाराएं क्या होती है वो मैं आपको बता चुका हूं। क्लोज या धाराएं क्या होती है मैं वो आपको बता चुका हूं, आप मेरे पुरानी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। अब इसमें 6 क्लोज हैं, वो 19 क्लोज 1 से लेकर 19 क्लोज 2, 3, 4, 5, 6। ओके, यहाँ 6 क्लोज है, जिसमें हमारे जो 7 जो अधिकार दिए हुए हैं स्वतंत्रता के, वो सारे के सारे कहाँ डिस्क्राइब किए हुए हैं? आर्टिकल 19 क्लोज 1 में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे आर्टिकल 19 क्लोज 1। तो आर्टिकल 19 क्लोज 1 देखते हैं। आर्टिकल 19 क्लोज 1, अब इसमें हमें
कुल 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। पहली स्वतंत्रता हमारी है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहली क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, बोलने या अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। और दूसरी हमारी होगी शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता या एकत्र होने की स्वतंत्रता। तीसरा है संघ या सहकारी समिति, संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। ये सहकारी समिति वाला बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा गया है। इसको अपन बाद में विस्तार पूर्वक इन सब को पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक, है ना। और सबको टोटल सारी 7 स्वतंत्रता को अपन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अभी चौथी हमारी स्वतंत्रता है भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में निर्बाध घूमने की स्वतंत्रता, निर्बाध घूमने की स्वतंत्रता। और पांचवा कहता है भारत के किसी भी स्थान में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता। ठीक है। और छठा जो अभी नहीं है वो है संपत्ति रखने, संपत्ति बेचने और संपत्ति खरीदने का अधिकार, जो कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में हटा दिया गया, है ना। एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया जिसमें ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है ना, ये भारतीय नागरिकों से छीन लिया गया और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसकी भी डिटेल में अगर वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। और 7वां जो है वो है कोई भी व्यवसाय या वृत्ति अपनाने का अधिकार, वृत्ति अपनाने का अधिकार। तो हमारे लिए ये आर्टिकल 19 का सबसे पहला चैलेंज ये है कि इन 7 स्वतंत्रताओं को याद कैसे करें। वैसे 7 याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 6 तो अपने आप से नल एंड वॉइड हो चुकी है। कब? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। तो सबसे पहली बात, इन 6 स्वतंत्रताओं को याद कैसे करें। तो इनको याद करने का एक आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखो, हम यहां लेंगे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, अभी जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर अरविंद केजरीवाल। ठीक है, उनका एग्जाम्पल लेंगे तो आपको ये बेटर समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले केजरीवाल जी ने क्या किया, अन्ना हजारे के साथ अनशन किया करप्शन के खिलाफ। ओके, अन्ना हजारे ने के साथ करप्शन के खिलाफ अनशन किया। तो वहां पर इन्होंने क्या किया, वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यूज किया। ठीक है, वहां पर वो बैठे धरने पर और बोले किसके खिलाफ, ये बोले करप्शन के खिलाफ। ओके, तो सबसे पहले ये आपको पता है दिल्ली के जंतर मंतर पे वहां पर धरने पर बैठे और वहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को यूज किया। ठीक है, तो सबसे पहले ये धरने पर बैठे, तो ये तो हो गया वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इससे आप याद रखना। फिर उन्होंने क्या किया, जब धरने पर बैठे तो वहां क्या हुए, बहुत सारे लोग आ गए और वो भी कैसे, बिना हथियारों के, शांतिपूर्वक लोग इकट्ठा शुरू हो गए। तो इस प्रकार वहां क्या हुआ, सम्मेलन हुआ। वहां पर क्या होगा, सम्मेलन हुआ। तो इससे आप क्या समझे कि शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सम्मेलन का अधिकार। अब ये सम्मेलन हुआ तो उनका एक संघ बन गया, है ना, उनका एक संघ बन गया और उस संघ ने लगातार सरकार के दबाव समूह के रूप में काम किया और करप्शन खत्म करने के लिए उन पर जोर डाला। ओके, फिर क्या हुआ, ये संघ बढ़ता गया और ये संघ क्या हुआ, सब जगह फैल गया। जैसे पंजाब में, दिल्ली में या अदर जो भी जगह है भारत में, सब जगह ये फैल गया। तो भारत के पूरे क्षेत्र में ये फैल गया। ठीक है, तो ये हो गया भारत के पूरे क्षेत्र में फैल गया, निर्बाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता। अब ये क्या हुआ, फैल गया, तो ये क्या पंजाब में जाके, अब पंजाब में आपको पता है ना, आपकी सरकार है ना, आपकी सरकार है। तो ये क्या किया, निवास या बसने का अधिकार, आप इससे समझोगे, ये फैल गया। कहाँ, पंजाब में निवास या बसने का अधिकार फैल गया। और फिर इन्होंने क्या हुआ, एक कोई वृत्ति अपना ली और वृत्ति क्या अपनाई, राजनीतिक, और अपनी पार्टी बना डाली आप। ठीक है, और अभी आप
आप दो जगह स्थापित हो चुकी है, दिल्ली और पंजाब में। ये मैंने खाली एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, इसको आप किसी भी राजनीतिक दृष्टि से मत देखिए। अब केजरीवाल जी ने सबसे पहले क्या किया, देखो आपको ये 6 स्वतंत्रताएं मिनटों में याद हो जाएगी, नहीं तो रट्टा मारते ही रहोगे आप। कैसे? वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यूज किया कहाँ पर? जंतर मंतर में। फिर वहां पर इसका यूज किया तो शांतिपूर्वक लोग इकट्ठा हुए और बिना हथियारों के एकत्र हो गए। फिर उनका संघ बन गया, संघ बनकर वो पूरे भारत में फैल गए। पूरे भारत में फैल गए तो पंजाब में उन्होंने निवास किया और वहां पर कोई वर्ती अपना ली और क्या हुआ, आप पार्टी का गठन हो गया। और अब यहाँ थोड़ा सा देखो, आपको समझने के लिए इसको थोड़ा रखना पड़ेगा ना। आप ये यहाँ पर आप चीजों को तो एकदम तर्क से मत देखिए, ठीक है? ये खाली याद करने का तरीका है। तो इस प्रकार हमारी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 के क्लोज 1 में दी गई है। अब क्या ये स्वतंत्रताएं एब्सोल्यूट है? एब्सोल्यूट का मतलब क्या? इन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? तो ऐसा नहीं है, इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और उनको डिस्क्राइब किया हुआ है आर्टिकल 19 क्लोज 2 से लेकर आर्टिकल 19 क्लोज 6 में। ओके, तो चलिए अब देखते हैं आगे। तो अभी तक अपन ने देखा आर्टिकल 19 के क्लोज 1 में हमें 7 स्वतंत्रताएं दी गई मूल संविधान में। फिर 6ठी स्वतंत्रता जो संपत्ति रखने का अधिकार या बेचने खरीदने का अधिकार था उसको हटा के खत्म कर दिया। तो अब कुल मिलाकर हमारे प्रकार 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी और वो कौन सी थी, उनको कैसे याद करना, उसके बारे में अपन ने बातें कर चुके हैं। अब अपन देखते हैं इन स्वतंत्रताओं पर कौन से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं राज्य द्वारा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे आर्टिकल 19 का क्लोज 2। इसमें बात की गई है कि जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसमें कौन कौन से प्रतिबंध आप पर लगाए जा सकते हैं या नागरिकों पर लगाए जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रतिबंध है कि आपकी वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो भारत की संप्रभुता। इस संप्रभुता का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बता चुका हूं, सॉवरेनिटी। इस सॉवरेनिटी का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आप प्रस्तावना वाले वीडियो में अगर आपने वो देखा है तो आपको पता होगा। एक बार मैं एकदम संक्षेप में दोबारा बता देता हूं कि भारत अपने सारे फैसले लेने में खुद ही सक्षम है। उसे किसी भी विदेश नीति या राज्य के अंतर्गत कोई भी नीति अपनाने के लिए किसी और का आदेश लेने की जरूरत नहीं है। इसी को संप्रभुता कहते हैं, यानी कि सर्वस्व सारे अधिकार उसके खुद के पास है। तो भारत की संप्रभुता और अखंडता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। किससे? आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। ये पहला प्रतिबंध है, ठीक है? और ये कब जोड़ा गया? ये मूल संविधान में नहीं था, ये 16th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1963 में जोड़ा गया। कुल 6 प्रकार के प्रतिबंध अपन देखेंगे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। इसमें पहला क्या है? भारत की संप्रभुता और अखंडता पर खतरा नहीं हो। ऐसे शब्द आप नहीं बोल सकते, ऐसी अभिव्यक्ति आप नहीं दे सकते जिसपे भारत की सॉवरेनिटी और अब यूनिटी पे फर्क पड़े, है ना? तो अब देखते हैं दूसरा प्रतिबंध क्या है। दूसरा है राज्य की सुरक्षा किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। अब राज्य का मतलब मैं आपको बता चुका हूं आर्टिकल 12 में। राज्य कौन कौन है? उन इस भाग 3 के अंतर्गत जो राज्य की परिभाषा है उनमें से किसी भी राज्य कि जो संस्था या राज्य है उस पे किसी भी प्रकार का प्रभाव, सुरक्षा पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। अगर पड़ता है तो आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को वहां रोका जा सकता है। तीसरा प्रतिबंध है विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को खतरा। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, यानी कि आप ऐसी बात नहीं बोल सकते जिससे हमारा रूस के साथ संबंध खराब हो जाए, है ना? रूस हमारा आज की डेट में रूस हमारा सबसे बड़ा सहयोगी है,
ओके, और हमारा नेबर कंट्री भी है। तो आप ये हमारे मित्र देश है। वैसे अमेरिका भी हमारा मित्र देश है और ऑस्ट्रेलिया हमारा मित्र देश है ना। तो आप ऐसी कोई भी बात नहीं बोल सकते जो इनसे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंधों को खतरे में डाल दे। चौथा पॉइंट कहता है कि आप ऐसी कोई बात नहीं बोल सकते जिससे सार्वजनिक व्यवस्था खराब हो जाए। सार्वजनिक व्यवस्था खराब हो जाए, या आप जैसे भारत में अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, तो आप ऐसी बात नहीं बोल सकते जो किसी एक धर्म के आदमी को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाए और जिससे सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे हो जाए या दंगे हो जाए। ऐसी बात अपने नहीं बोल सकते। ये वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हमें शामिल नहीं है। पांचवा पॉइंट है कि आप न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते। न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते, यानी कि कोर्ट की, एक तो आप कोर्ट का अपमान नहीं कर सकते, कोर्ट के बारे में कोई भी अपमानजनक बात नहीं कर सकते, और कोर्ट ने कोई आदेश दिया है तो उसका आपको पालन करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो ये क्या समझा जाएगा? न्यायालय की अवमानना, और इससे वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको नहीं मिलेगी। अब छठा है इसका, सॉरी, चौथे के बाद पांचवा, हाँ, छठा देखिए, छठा है मानहानि। मानहानि यानी कि आप ऐसी कोई बात नहीं बोल सकते जो दूसरे के मान को ठेस पहुंचाता है ना। आप किसी को कोई भला बुरा नहीं कह सकते। अगर आप कहते हो तो आपके मानहानि का केस ठोक सकता है। ये आपकी वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। और सातवां है हमारा किसी अपराध के लिए उकसाना। किसी अपराध के लिए उकसाना यानी कि आप बोलते हो या आप अभिव्यक्त करते हो, इस बोलने और अभिव्यक्ति के अंतर्गत आप किसी का मर्डर करने या किसी का अपहरण करने या किसी को मारपीट करने के लिए उकसाते हो, तो आपकी मां की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। राज्य इसको रोक सकता है। और अंतिम है शालीनता और नैतिकता। अंतिम है आठवां पॉइंट, शालीनता और नैतिकता। बुक में सब कुछ दिया हुआ है। मैंने आपको पहले ही बोला है, जब भी आप वीडियो देखो बुक अपने सामने रखो, आपको चीजें बेटर समझ में आएगी। शालीनता और नैतिकता इसका लास्ट प्रतिबंध है, यानी कि आपको शालीनता पूर्वक सारी बातें कहनी है, आपको किसी को भला बुरा नहीं कहना है, गाली नहीं निकालनी है, ठीक है, कटु शब्दों का यूज नहीं करना है, और आपको अनैतिक बातें भी नहीं करनी है, आपको नैतिक बातें बोलनी है। अगर आप ये दोनों काम नहीं करते हो तो आपकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। इस प्रकार हमने देखा कि हमारे आर्टिकल 19 के क्लोज 1 में दी गई 6 स्वतंत्रताओं में से पहली स्वतंत्रता जो कि क्या है, वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसमें 8 प्रकार से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। पहला क्या है कि ऐसी बात नहीं बोली जा सकती जो भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में पहुंचाए। दूसरा, राज्य की सुरक्षा को खतरा नहीं होना चाहिए। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को खतरा नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते हो, और कोई भी अपराध करने के लिए किसी को उकसा नहीं सकते हो, किसी की मानहानि नहीं कर सकते हो, और आपको शालीन और नैतिक बने रहना होगा। ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए आप वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एंजॉय कर सकते हो। इस प्रकार हमने देखा आर्टिकल 19 के क्लोज 1 की जो प्रतिबंध है वो। अब अपन देखेंगे आर्टिकल 19 के क्लोज 3 को। अब क्लोज 3 में क्या दिया हुआ है? क्लोज 3 में जो हमें 19 क्लोज 2 में जो स्वतंत्रता दी थी ना, कौन सी थी बताओ? 19 क्लोज 2 में स्वतंत्रता केजरीवाल जी ने पहले क्या किया, वहां की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यूज किया और जंतर मंतर पे धरने पर बैठ गए। उसके बाद क्या किया, वहां पर लोग इकट्ठे हो गए, तो वहां क्या हो गया, सम्मेलन हो गया। वहां क्या हो गया, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने का काम हो गया, और उस एक सम्मेलन हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। तो दूसरा क्या था हमारा अधिकार, शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने का अधिकार।
एकत्र होने का अधिकार। तो आर्टिकल 19 के फर्स्ट में ये हमें दिया हुआ था और आर्टिकल 19 क्लोज 3 में इसके इसके प्रतिबंधों की बात की गई है ना। तो आपकी सम्मेलन की स्वतंत्रता या इकट्ठे होने की स्वतंत्रता को किन आधारों पर रोका जा सकता है? वो केवल दो आधार हैं। पहला तो है भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा नहीं होना चाहिए। ये बात कब जोड़ी गई? संप्रभुता और अखंडता को खतरा होने वाली बात देखो आपको याद रखना है, 16th अमेंडमेंट एक्ट 1963 में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 16th अमेंडमेंट 1963 में जोड़ी गई। ये मूल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। और इसको आप ऐसे भी रख सकते हो। देखो हमारा देश आजाद कब हुआ? 1947 में। 1907 में 16 जोड़ो तो क्या आएगा? 1963। तो 16वां संविधान संशोधन और 1963 में हुआ, ऐसा याद रख सकते हो। तो 19 क्लोज 3 में शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने के अधिकार की क्या प्रतिबंध दिए गए हैं। पहला प्रतिबंध क्या है कि आपका जो एकत्र होने का अधिकार है इससे भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा नहीं पहुंचना चाहिए। ये कब जोड़ा गया? 16th अमेंडमेंट एक्ट 1963 में। और दूसरी बात है कि सार्वजनिक व्यवस्था किसी प्रकार से खतरे में नहीं आनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं होता देखो आप बहुत सारे लोग रेल की पटरियों पर इकट्ठे हो जाए तो इससे क्या होगा? सार्वजनिक व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो इसको आपका मूल अधिकार नहीं माना जाता है। पुलिस आप पर कार्रवाई कर सकती है। ओके, तो अब देखते हैं अपन आगे। अब देखते हैं अपन 19 क्लोज 3 तक अपन आगे। अब देखते हैं 19 क्लोज 4। अब 19 क्लोज 4 में क्या बोला गया? देखो 19 क्लोज 4 में हमें 19 क्लोज 1 में एक स्वतंत्रता दी गई थी। पहली क्या थी? देखो अपन बार बार करेंगे अपने को याद हो जाएगी। 19 क्लोज में पहली स्वतंत्रता क्या थी? केजरीवाल जी बोले कहां से? जंतर मंतर से। क्या बोले? तो उनको बोलने को हम क्या बोलेंगे? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, खत्म। फिर वहां वाक वो बोले तो वहां क्या हो गया? लोग इकट्ठे हो गए तो वो क्या हो गया? सम्मेलन हो गया। और निरायुद्ध सम्मेलन, निरायुद्ध का मतलब बिना हथियारों के, निरायुद्ध सम्मेलन हो गया। और फिर ये इतने सारे लोग हुए तो क्या हो गया? वहां एक संघ बन गया, संघ बन गया ना। तो ये संघ संघ है ना। तो इस 19 क्लोज 4 में संघ बनाने के अधिकार पर जो प्रतिबंध होते हैं ना वो दिए गए हैं। ओके, तो अब हमारा 19 क्लोज 1 में जो अधिकार था वो क्या था? एक्चुअली संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। अब देखो सहकारी समिति अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, है ना? बताया था नहीं बताया था याद नहीं, मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। देखो सहकारी समिति का मतलब, देखो सहकार का मतलब क्या होता है? सहकारी दो शब्द से बना है। सहकार मतलब साथ में मिलकर काम करने को सहकार बोलते हैं। ओके, और सहकारी समिति क्या होती है कि इंडिया में देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी इतनी नहीं है कि वो कोई भी बिजनेस खुद खड़ा कर सके या कोई भी घर किसी को कोई भी अपने आप से सारे काम खुद कर सके। ओके, तो इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट लाया गया है ना? ये कॉन्सेप्ट क्या लाया गया कि आप सहकारी समिति बनाकर अपना व्यापार कर सकते हो या अपने वेलफेयर के लिए कुछ भी कर सकते हो। जैसे मान लो किसी 10 लोगों ने 10 किसानों मिलकर एक सहकारी समिति बना ली। अब उन्होंने क्या किया कि जितना भी धान होता है ना, जितना भी उनके पास धान होता है वो क्या करते हैं? धान को भाई धान को ऐसे सिंगल सिंगल नए बेच करके उन्होंने क्या किया? एक दुकान खरीद ली, है ना? बाजार में एक दुकान खरीद ली और दुकान पर वो एक अपने अच्छे मुनाफे के साथ उस धान को बेच रहे हैं। 10 लोगों ने एक साथ मिलकर दुकान करी और दुकान में जो भी लाभ होगा अब इन 10 लोगों में बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार सहकार करके सहकारी समिति बनाई जाती है। मान लो दूसरा इसका ये हो सकता है कि भी एक कोई गांव है वहां पर 100 लोग हैं। अब 100 लोग को कभी देखो इनके घर परिवार में शादियां भी होती है और
कभी कभी किसी को ज्यादा पैसों की जरूरत, कोई भी ऐसी स्थिति आती है कि पैसों की ज्यादा जरूरत होती है, तो इनको लोन लेने के लिए बैंक के पास जाना पड़ता है ना। तो बैंक इनसे इंटरेस्ट लेता है और इनको लोन लेना महंगा पड़ता है। तो ये क्या कर सकते हैं, 100 लोग मिलके ये सब बोल सकते हैं कि हम हजार रुपए ना हर महीने अपनी एक सहकारी समिति बनाएंगे, उसमें जमा कराएंगे, और जिस बंदे को लोन चाहिए उसको ब्याज मुक्त लोन दे देंगे और वो अपने पैसे को हमें लौटा देगा वापस। तो इस प्रकार सहकारी समिति बन सकती है। सहकारी समितियां बहुत प्रकार की होती है, डिटेल में अपन नहीं जाएंगे, एक छोटा सा मैंने आपको उदाहरण देके बता दिया। अब देखो, हाँ, अब देखो अपनी बात चल रही थी कि संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है ना। तो संघ या सहकारी समिति के अधिकार बनाने पर भी कुछ प्रतिबंध है ना। और वो प्रतिबंध कहाँ दिए गए हैं, आर्टिकल 19 क्लॉज 4 में। अब देखते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 4 में वो कौन से प्रतिबंध दिए गए हैं। देखते हैं प्रतिबंध क्या है। देखो इसमें पहला प्रतिबंध यही है, देखो अभी तक तो हमें 3 अधिकार पड़े हैं। तीनों अधिकारों में एक प्रतिबंध तो कॉमन है, 2 प्रतिबंध कॉमन है। देखो भारत की संप्रभुता और अखंडता को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होना चाहिए, है ना। और दूसरा सार्वजनिक व्यवस्था, देखो ये वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध था, ये सम्मेलन की स्वतंत्रता भी प्रतिबंध था, और ये संघ या सहकारी समिति बनाने पर भी प्रतिबंध है। और यहाँ एक तीसरा है, देखो इसमें नैतिकता, ये वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी था। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आप कोई ऐसा संघ नहीं बना सकते जिससे भारत की संप्रभुता खतरे में पड़ जाए, है ना। आप कोई ऐसी आर्मी नहीं बना सकते जो भारत में भाई अपनी जो मेन आर्मी है राज्य की उस पर हमला कर दे, या भाई किसी स्टेट पे कब्जा कर ले और बोल दे हम तो स्वतंत्र होंगे। आप ऐसा काम नहीं कर सकते। आप ऐसा संघ नहीं बना सकते जो सार्वजनिक व्यवस्था को ही खराब कर दे, है ना। आप ऐसा संघ नहीं बना सकते जो अनैतिक हो, है ना। जैसे आप किसी लोगों को, कोई कई सारी औरतें मिलकर मान लो कोई ऐसा काम करे जो अनैतिक हो, तो ऐसा संघ आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन आर्टिकल 19 के क्लॉज 5 में। एकदम इजी है, देखो यहाँ पे चीजें। अब चलते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 5 में। तो एक बार फिर अपन रिवीजन करेंगे। सबसे पहले केजरीवाल जी ने क्या इकट्ठे सबसे पहले बोले किसके खिलाफ है, इसके करप्शन के खिलाफ। तो वो क्या था, वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पहली स्वतंत्रता होगी। दूसरी बात, जब वो बोले तो वहां लोग इकट्ठे हुए, तो वहां क्या हो गया शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के लोग इकट्ठे हो गए, यानी कि सम्मेलन हो गया वहां पर, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठे हुए। ये इकट्ठे हुए तो उनका क्या बन गया, संघ बन गया। इनका संघ बन गया तो ये क्या करने लगे, पूरे भारत में फैल गए। तो ये जो हमारा चौथी जो स्वतंत्रता थी ना, कौन सी स्वतंत्रता, भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार, स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार, है ना। ये चौथी स्वतंत्रता थी। अब इस चौथी स्वतंत्रता पर अनुच्छेद 5 19 क्लॉज 5 के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। वो प्रतिबंध क्या है देखते हैं। देखो ये है पहला प्रतिबंध है, 2 प्रतिबंध है। देखो यहाँ पर पहला है आम जनता के हित में होना चाहिए, आम जनता के हित में, यानी कि आप पूरे भारत में कहीं भी आ जा रहे हो तो ये नॉर्मल आम जनता के हित में होना चाहिए, है ना। आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी पॉलिटिशियन को कहीं जाने पर रोक दिया जाता है, क्यों, क्योंकि वो वहां पर कुछ ऐसी बात बोल सकता है जिससे भाई किसी आम जनता के हित में नहीं हो, वहां पर किसी प्रकार का कोई दंगा वंगा हो जाए। तो वो आम जनता के हित में आपको कहीं भी जाने से रोका नहीं जा सकता। अगर आम जनता से अहित हो रहा है तो आपको भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी जाने पर रोका जा सकता है। ठीक है, दूसरा है, देखो इसमें किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के हितों की सुरक्षा के लिए। आपको पता है कि भारत में बहुत सारी अनुसूचित जनजातियां हैं, है ना। उनका रहने सहने का तरीका अलग है ना।
उनकी अलग अलग अपनी अपनी खुद की संस्कृति है, तो उसको बचाने के लिए आप लोगों को वहां जाने से रोका जा सकता है। इस प्रकार हमारी स्वतंत्र रूप से या निर्बाध रूप से भारत में विचरण करने की स्वतंत्रता पर दो प्रतिबंध है। पहला क्या, आम जनता के हित में होना चाहिए, दूसरा क्या, अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा। अब देखते हैं अपन आर्टिकल 19 क्लोज 5 का दूसरा पॉइंट। देखो 19 क्लोज 5 में दो प्रतिबंध लगाए गए हैं, किस पे, पूरे भारत में विचरण करने पर, और इसके बाद आपको पता है क्या हुआ था, कहीं भी निवास करने और बसने का अधिकार है ना। बाद में पंजाब में चली गई थी, मैंने बताया था ना। देखो केजरीवाल जी ने पहले वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यूज किया बोल बोल कर, फिर उनको वहां सम्मेलन हो गया, शांतिपूर्वक सम्मेलन हो गया, फिर बिना हथियारों के लोग इकट्ठा हो गए, तो उनका क्या बन गया, संघ बन गया, और पूरे भारत में भ्रमण किया, और फिर निवास या बस गए कहाँ, पंजाब में। तो हमारे पांचवी क्या थी, पांचवा पॉइंट क्या था, निवास, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास या बसने का अधिकार, है ना। अब ये निवास और बसने के अधिकार पर जो प्रतिबंध है ना, वो 19 क्लोज 5 में दिए गए हैं, और वो उसकी जो पॉइंट है ना, वो दोनों सेम पॉइंट यही है, दोनों सेम पॉइंट यही है, किसके, आम जनता के हित में और अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा। देखो चीज भी तो एक ही जैसी है ना, निर्बाध रूप से विचरण करना या रहना या बसना, तो इसके प्रतिबंध भी सेम है, इसके प्रतिबंध भी सेम है, और 19 क्लोज 5 में भी 5 में ही है। अब 19 क्लोज अंतिम और अपना छठी प्रकार की स्वतंत्रता को खत्म ही कर दिया है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब 19 क्लोज 6 है अपना। 19 क्लोज 6 में क्या है, कोई भी व्यवसाय या वृत्ति करने का अधिकार। जैसे मैंने आपको बताया कि वो फैल गए, फिर उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली, कहाँ पर, पंजाब में उनकी सरकार बन गई। तो अपना आखिरी 19 क्लोज 6 के जो प्रतिबंध है वो देखते हैं। अब 19 क्लोज जो 5 में जो प्रतिबंध है ना, पहला प्रतिबंध तो वही है, देखो आम जनता के हित में होना चाहिए, है ना। आप कोई भी व्यवसाय या वृत्ति करता हो तो वो सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, आम जनता के हित में होना चाहिए। तो पहला प्रतिबंध क्या है, आम जनता के हित में, आम जनता के हित में। दूसरा, अब देखो चलिए एक बार इसका नई स्लाइड ले लेते हैं, रुको। 19 क्लॉज 6, अब इसमें बोला गया है अपना जो आखिरी मूल अधिकार है ना, आखिरी सब इस 19 क्लॉज 1 में आखिरी अधिकार है ना, वो क्या है, कोई भी पेशा या वृत्ति करने का अधिकार, है ना। इसका मतलब कोई भी काम करने का अधिकार है। उसका पहला क्या प्रतिबंध है, ये आप जो पैसा कर रहे हो ये आम जनता के हित में हो। ऐसा नहीं कि आप बम बनाना शुरू कर दो, है ना, आप बम की फैक्ट्री लगा लो बिना बिना और बेचने लगो लोगों को, तो ऐसा काम आप नहीं कर सकते, ऐसे तो आप उड़ा दोगे सबको, है ना। और दूसरा है देखो, आवश्यक पेशेवर तकनीक, आवश्यक पेशेवर या तकनीकी योग्यता की आवश्यकता, तकनीकी योग्यता की आवश्यकता। अब आप ऐसा काम तो नहीं कर सकते ना जिसका आपका पेशेवर अनुभव नहीं हो। अब मान लो आप गांव में जाकर बोल देते हो मैं तो डॉक्टर हूँ और सबका इलाज करने लगो, और सबको कोई भी आपको कुछ पता तो है नहीं, और आप सबको दवाइयां लिख रहे हो, किसी के पट्टी बांध रहे हो, किसी की हड्डी जोड़ रहे हो, और कहीं उल्टी जोड़ दो, ऑपरेशन करके कहीं को किसी को मार दो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके पास कोई भी काम करने के लिए पेशेवर या तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। आप मान लो बोल दो खुद को कि मैं तो इंजीनियर हूँ, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, और किसी के बेचारे ने घर के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं और उसका घर टेढ़ा मेढ़ा बना दो, तो आपके पास तकनीकी योग्यता भी होनी चाहिए। तो ये जो छठा अधिकार है ना, पेशा या वृत्ति करने का अधिकार, इसकी दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट प्रतिबंध क्या है, आवश्यक पेशेवर या तकनीकी योग्यता आपके पास है होनी चाहिए। और लास्ट और अंतिम है इसमें जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था कि नागरिकों के बहिष्करण के लिए, नागरिकों के बहिष्करण के लिए राज्य द्वारा किया गया कोई भी व्यापार, राज्य द्वारा, ये राज्य से संबंधित है ना, कोई व्यक्ति नहीं है, राज्य द्वारा किया गया कोई भी व्यापार। तो नागरिकों को अपने देश से बाहर निकालने के लिए ऐसा कोई व्यापार करता है तो उसमें
उसको रोका जा सकता है ना, आर्टिकल 19 क्लॉज 6 के अंतर्गत। इस प्रकार अपन ने देखा कि जो प्रतिबंध हमारी स्वतंत्रताओं पर लगाए गए हैं वो कौन कौन से हैं। अब अपन ये जो अपने 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं पढ़ी है इनको थोड़ा और विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों अब अपन देखेंगे आर्टिकल 19 को विस्तार पूर्वक। अभी तक अपन ने देखा कि आर्टिकल 19 में हमें जो 6 स्वतंत्रताएं दी है उसमें सबसे पहले क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना। तो अब इसको अपन विस्तार से देखेंगे। अब ये जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इससे साफ साफ पता चलता है इसके नाम से ही कि बोलने या अभिव्यक्त करने या अपना मत या विश्वास की जो स्वतंत्रता है वो हमें मिलती है इसके तहत। और इसमें प्रतिबंध भी हमने देख लिया, 8 प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसे सॉवरेनिटी होगी, इंटीग्रिटी हो गई है ना, पड़ोसी राज्यों से अच्छे संबंध, नैतिकता है ना। इस प्रकार अपने कुल मिला के 8 प्रकार के प्रतिबंध इसमें देखे। ओके, अब मैंने आपको जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने कहा था हमारे हर एक आर्टिकल में उच्च न्यायालय की कुछ बातें या कुछ न्याय दिए होंगे जो बाद में क्या बन जाते हैं, कानून की तरह काम करने लगते हैं। या अपन बोल सकते हैं कि सुप्रीम व्याख्याकार कौन है संविधान का, तो वो क्या है, उच्च न्यायालय। तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने वाक एवं अभिव्यक्ति की समय समय पर व्याख्या करते हुए बहुत सारे व्याख्या इसके अंतर्गत दी है, जिसमें निम्न बातों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत माना गया है। उसमें पहली बात है विचारों को प्रसारित करने का अधिकार। आपके जो भी विचार हैं या आप जिस विचार को अच्छा मानते हैं तो उसको प्रसारित करने का अधिकार आपको है। आप बुक में देखोगे कि बहुत सारे अधिकार हैं, हमारे लिए संभव नहीं है कि एक एक अधिकार को बताएं, तो इसलिए मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। बाकी आप एक बार पढ़ोगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। और दूसरा है प्रेस की स्वतंत्रता, है ना, प्रेस की स्वतंत्रता। ओके, इसमें आपको समझने का कुछ नहीं है कि प्रेस स्वतंत्र है, वो जो सच चीजें हैं उनको छाप सकती है। ओके, और तीसरा है व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, एकदम सिंपल है। एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर है फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार। ये हमारे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत है, फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार। यानी कि आप अगर किसी को फोन पे बात करते हो तो सामने वाला व्यक्ति या कोई अदर व्यक्ति आपके फोन को टेप करता है बिना आपकी परमिशन के, तो ये इलीगल है। ये क्या है, इलीगल है। आप इसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हो। ओके, और अगला अपन देखेंगे, और भी है इसमें बहुत सारे, वो भी अपन देख लेते हैं कि भाई ये है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सरकार का एकाधिकार नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब है जैसे इंस्टाग्राम हो गया या फिर टीवी पर जो भी मीडिया की जो बातें आती है या फिर रेडियो पे, उस पर सरकार का एकाधिकार नहीं है। आप भी वहां पर जाके अपने विचारों को या सूचनाओं को प्रकाशित कर सकते हैं, पर ध्यान ये रहे कि वो सत्य पर आधारित होनी चाहिए। या एक इसमें इम्पोर्टेंट है शांति का अधिकार, है ना। आपने देखा होगा कि भाई गवर्नमेंट समय समय पर नियम लेके आती है कि रात को इतने बजे के बाद, जैसे 10 बजे या 12 बजे के बाद कोई भी हाई वॉल्यूम में गाना या डीजे वगैरह नहीं बजाएगा ना। कई जगह जैसे रेडियो को धार्मिक संस्थाओं पे बैन किया जाता है। तो ये क्या है, शांति का अधिकार है हमें, है ना, शांतिपूर्वक रहने का अधिकार है। इसके अंतर्गत ये ऐसे कानून समय समय पर बनाए जाते हैं। और इसमें देखो ये है कि भाई आपका जवाब देने का अधिकार। जवाब का मतलब है अगर आपकी कोई आलोचना करता है तो आपको उसका जवाब देने का अधिकार है। इस प्रकार यहाँ बहुत सारे अधिकार बताए गए हैं। तो ये हमारे जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके अंतर्गत उच्च न्यायालय ने समय समय पर फैसले देकर इन बातों को स्पष्ट रूप से बताया कि ये अधिकार आपको वाक एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत मिलते हैं। दूसरा आपने देखा था जो अधिकार था वो शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार है ना, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार
अब इसके अंतर्गत क्या था कि भी कोई भी बिना हथियारों के हम लोग सम्मेलन कर सकते हैं, और वो कहाँ पर होगा? सार्वजनिक जगह पर। ऐसा नहीं कि आप किसी की निजी जगह पर घुस जाए, तो सार्वजनिक जगह पर बिना हथियारों के यानी कि निरायुध सम्मेलन किया जा सकता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इससे सार्वजनिक व्यवस्था न गड़बड़ा जाए और देश की अखंडता और सॉवरेनिटी को किसी प्रकार का फर्क न पड़ जाए। अब आपको यहाँ पर दो बातें और ध्यान रखनी चाहिए कि शांतिपूर्वक सम्मेलन के अंतर्गत एक तो आईपीसी की जो धारा है 144 और एक आईपीसी की धारा है 141, इन दोनों का वायलेशन भी नहीं होना चाहिए। अब धारा 144 क्या कहती है कि कोई भी न्यायाधीश हो ना, कोई भी न्यायाधीश यानी कि जज या आप बोल सकते हो कोर्ट अगर उसको लगता है कि किसी भी बैठक से कोई भी खतरा है, किसी भी सार्वजनिक बैठक से कोई खतरा है, तो उसको रोक सकता है, उस बैठक को होने से रोक सकता है, या हो गई ये बैठक तो उसको हटा सकता है। और इसके आधार क्या होंगे? इसके आधार होंगे मानव जीवन को खतरा, या फिर सार्वजनिक सुरक्षा, या फिर सार्वजनिक व्यवधान, या दंगा भड़काने की स्थिति। आपने देखा होगा कि चुनावों के समय ये धारा लगाई जाती है ना, बहुत से टाइम पर जब रिजल्ट आते हैं चुनाव के तब भी लगाए जाते हैं, और चुनाव के दौरान भी लगाए जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा व्यवधान चुनाव में व्यवधान को रोकने के लिए किया जाता है, या फिर कहीं पे दंगे हो जाती है तो वहां धारा 144 लगा दी जाती है ताकि कोई भी लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। क्योंकि वो उस टाइम इकट्ठा होंगे तो वो कुछ गलत काम ही करेंगे, इसलिए उनको रोका जाता है। इसी प्रकार आईपीसी की धारा 141 है, उसमें क्या बोला गया है कि 5 या उससे अधिक व्यक्ति, 5 या 5+ व्यक्ति अगर कहीं इकट्ठे होते हैं और निम्न काम करते हैं। कौन से काम? कि किसी की संपत्ति को बलपूर्वक कब्जा करना हुआ ना, संपत्ति को बलपूर्वक कब्जा करने का काम करते हैं, या कोई भी सरकारी कोई भी कर्मचारी है उसके काम में व्यवधान डालते हैं, या फिर किसी व्यक्ति पर कोई गैर कानूनी काम करने के लिए दबाव डालते हैं, तो ऐसी बैठक को भी हटाया जा सकता है, ऐसी बैठक को भी इलीगल घोषित किया जा सकता है। इस प्रकार ये शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता के अंतर्गत हमने जो पहले जो शर्तें पढ़ी थी उसके साथ ये शर्तें भी है। कौन सी? आईपीसी की धारा 144 और आईपीसी की धारा 141। उसके बाद हम देखते हैं संगम और संघ बनाने का अधिकार। अब संगम और संघ बनाने का जो अधिकार है उसमें आपने पहले ही देखा है कि कोई भी संघ आप बना सकते हो, उसको संचालित कर सकते हो। इसी प्रकार कोई भी सहकारी समिति बना सकते हो और उसको संचालित कर सकते हो। ये मूल अधिकार दिया गया है नागरिकों को। लेकिन ये जो आप संघ बनाओ वो संघ क्या होना चाहिए? वो संघ आम जन के हित में होना चाहिए, उनको अहित नहीं पहुंचाना चाहिए ना, आम जन के हित में होना चाहिए, और वो नैतिक होना चाहिए, है ना। और वो भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता और संप्रभुता को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार ये हमारे संघ बनाने का जो अधिकार है उसको अपन ने देखा। अब नेक्स्ट है अबाध संचरण की स्वतंत्रता। अब अबाध संचरण की स्वतंत्रता में क्या है कि अपन ने देखा कि भारत में किसी भी जगह पर घूमने का अधिकार है, किन दो बातों को छोड़कर। एक तो भी आम जन के हित में और दूसरा अनुसूचित जनजाति के हित में, है ना। तो इन दो बातों को छोड़कर आप भारत में अबाध रूप से संचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने वेश्याओं को अबाध रूप से संचरण की स्वतंत्रता आम जन के हित के तहत नहीं दी गई है, या कोई भी अपराधी को भी आम जन के हित में अबाध संचरण की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। ऐसा उच्चतम न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय ने भी एक व्यवस्था दी है कि एड्स से संक्रमित व्यक्ति भी भारत में अबाध रूप से संचरित नहीं हो सकता या अबाध रूप से घूमने नहीं
नहीं सकता। ओके, और इसी प्रकार देखो निवास करने की स्वतंत्रता है, उसमें भी ये बात, निवास करने की स्वतंत्रता में भी अपन ने देखा कि भारत में कहीं भी निवास कर सकता है व्यक्ति, और इसके लिए अपन ने देखा कि भाई आम जन के हित में होना चाहिए, और एसटी की स्थिति को खराब है, एसटी के हित में होना चाहिए। और ऐसा निवास करने की स्वतंत्रता क्यों दी गई है, क्योंकि ये राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोता है और संकीर्णता को क्या करता है, खत्म करता है। ओके, और इसमें भी वेश्याओं और पेशेवर अपराधियों को ये स्वतंत्रता नहीं दी गई है। वेश्याओं और पेशेवर अपराधियों को ये स्वतंत्रता नहीं दी गई है, क्योंकि वेश्याएं और पेशेवर अपराधी आमजन के हित में कहीं भी निवास नहीं करेंगे, तो इसलिए उनको ये अधिकार नहीं दिया गया है। इसी प्रकार व्यवसाय की स्वतंत्रता की है कि आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, लेकिन उसके लिए अपन ने शर्तें देखी थी, प्रतिबंध देखे थे कि आपको उसके लिए तकनीकी या पेशेवर योग्यता होनी चाहिए, वो आम जन के हित में होना चाहिए, और राज्य ऐसा कोई भी व्यवसाय नहीं कर सकता जो नागरिकों का बहिष्करण करे। उसके बाद यहाँ अपन और देखेंगे कि भी व्यवसाय में किसी प्रकार का अनैतिक कृत्य नहीं होना चाहिए, अनैतिक कृत्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार अपन ने इन स्वतंत्रता 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कंप्लीट की। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे आर्टिकल 20। इसी के साथ जय हिंद, गुड बाय।